हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं प्रवीण आज फिर से हाजिर हूं जंगल सीरीज का एक और मजेदार वीडियो लेकर। मिसिंग पीपल यानी कि खोए हुए लोग जो कि जंगलों और पहाड़ों पर घूमने जाते हैं और बहुत ही रहस्यमय सिचुएशंस में वहां से गायब हो जाते हैं। आज का ये वीडियो बेस्ड है ऐसी ही इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर जो इन खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए की गई हैं। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने डेविड पोलाइडिस, जो कि अमेरिका के एक रिटायर्ड डिटेक्टिव हैं और इस तरह के रहस्यमय केसेस के ऊपर काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं, इनका एक वीडियो डाला था। आज का ये वीडियो भी एक ऐसे ही डिटेक्टिव की रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस डिटेक्टिव ने अपना नाम नहीं बताया है क्योंकि इनका कहना है कि ये अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसा करने से इनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस पूरे वीडियो में मैं इनको डिटेक्टिव कह के ही बुलाऊंगा। तो ये डिटेक्टिव बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब इन्होंने इन रहस्यमय केसेस के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू की थी कि कैसे लोग जिनमें ज्यादातर बच्चे होते हैं वो जंगलों और पहाड़ों पर से अपने आप गायब हो जाते हैं, तो उन्हीं दिनों रिसर्च के दौरान इनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने बताया कि कुछ टाइम पहले वो वर्जीनिया स्टेट के माउंटेन नेशनल पार्क नाम के एक जंगल में घूमने गया था। उस जंगल में आने वाले लोगों के लिए वहां एक म्यूजियम भी बना है। तो उस आदमी ने बताया कि जब वो उस म्यूजियम में गया तो उसको उसके नीचे से बच्चों के रोने और मदद मांगने की आवाजें आती सुनाई दी। वो उन आवाजों को ढूंढने भी गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस म्यूजियम के नीचे कोई सुरंग हो और वो आवाजें उसी सुरंग में से ही आ रही हों। बच्चों की आवाजें भी बिल्कुल क्लियर थीं। उसने बताया कि वो उन आवाजों का पीछा करते हुए जब आगे जा रहा था तो उसको दो आदमियों ने रोक लिया। उन दोनों ने काले रंग के सूट पहने हुए थे। शायद वो वहां का सिक्योरिटी स्टाफ था। उन्होंने उसको वापस चले जाने को कहा। उसने उनको बताया भी कि म्यूजियम के नीचे से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, बचाओ बचाओ। लेकिन वो उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। बोले यहां कोई बच्चा नहीं है, तुम वापस चले जाओ। जबकि उस वक्त भी वहां बच्चों के रोने चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी और बिल्कुल जबरदस्ती करते हुए उसको बाहर पार्किंग में उसकी कार के पास ले गए और तब तक वहीं खड़े उसको देखते रहे जब तक वो अपनी कार लेकर वहां से निकल नहीं गया। उसने बताया कि उसके बाद वो पुलिस के पास भी गया उनको म्यूजियम में ले जाने के लिए, लेकिन पुलिस को तो उसकी बातों में जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तरह तरह के बहाने मार रहे थे उसके साथ ना चलने को। उसने बताया कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस वालों तक पहले ही ये बात पहुंचा दी गई थी कि वो उनके पास आने वाला है और उनको उसकी बात पर ध्यान नहीं देना है। उसने बताया कि वो पहले ही उन बच्चों को लेकर बहुत परेशान था जिनको शायद उस म्यूजियम के नीचे छुपा कर रखा गया था। और 2-3 दिन बाद ही वहां के लोकल सोशल मीडिया ग्रुप्स में यह बात फैल गई कि जंगल के उस म्यूजियम में बहुत सारे बच्चों को छुपा के रखा गया है। ऐसे बहुत से लोग थे जो इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। डिटेक्टिव ने बताया कि उसका पूरा मानना है कि वो म्यूजियम असल में वहां बच्चों को किडनैप करके छुपाने के लिए ही बनाया गया है। ना सिर्फ उन बच्चों को जो उस जंगल में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आते हैं, बल्कि आसपास के इलाकों से भी बच्चों को गायब करके उसी जगह पर जमा किया जा रहा था। और इस काम में वहां की तमाम एजेंसीज भी मिली हुई थी। बहुत से लोगों ने अपने लेवल पर भी इस बारे में पता लगाने की कोशिश की। वो 2 आदमी जो उस आदमी को उस म्यूजियम में मिले थे, वो ना तो वहां से बाहर आते कभी किसी ने देखे और ना ही अंदर जाते। इसका मतलब ये था कि या तो उनको जंगल के अंदर किसी प्लेन से वहां लाया और भेजा जाता था, या फिर वो किसी सुरंग से वहां आते जाते थे।
इस तरह के काम के लिए वो एक परफेक्ट जगह थी। सैकड़ों किलोमीटर में फैले जंगल में से कोई छोटा बच्चा गायब हो जाए तो कौन शक करेगा? आप कितनी दूर तक बच्चे को ढूंढ सकते हैं? ऊपर से जंगल के बीच वो म्यूजियम के होने का क्या मतलब हो सकता है? वहां तो लोग जाते भी नहीं थे। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरे अमेरिका में जितने बच्चे गायब होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे इसी वर्जीनिया स्टेट से ही गायब होते हैं। क्या यह सिर्फ कोई इत्तेफाक है? यहां तक कि पूरे अमेरिका में वर्जीनिया ही एक ऐसा स्टेट है जहां ज्यादातर खोए हुए बच्चों के रिकॉर्ड्स में उनकी कोई फोटो नहीं रखी जाती। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता चला कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से वर्जीनिया में उस साल 392 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें से 200 बच्चों के उनके रिकॉर्ड्स में कोई फोटो नहीं है। इस बारे में एक और इन्वेस्टिगेटर मार्क ने अपनी रिसर्च के दौरान एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोटिस किया। उसने बताया कि इन 202 बच्चों की जिनकी रिकॉर्ड्स में कोई फोटो नहीं थी, इनमें से मार्च में 5 बच्चे गायब हुए थे, फिर अप्रैल में 1, मई में 6, जून में 7, जुलाई में 3, अगस्त में 18 और फिर ये नंबर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। सितंबर में 23 बच्चे गायब हुए, अक्टूबर में 40 और नवंबर में 74 बच्चे। लेकिन ऐसा क्यों था कि साल के एंड होने तक खोने वाले बच्चे बढ़ते जा रहे थे? इस बारे में अगर हम अपनी सोच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि सैबत, जो कि एक वेस्टर्न फेस्टिवल है, और बताते हैं कि इस फेस्टिवल पर इंसानों की बलि दी जाती है, यह उस साल 31 अक्टूबर को पड़ा था। साथ ही बता दूं कि 12 सितंबर का दिन इल्यूमिनाती में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस रात इंसानों की बलि दी जाती हैं। हैलोवीन भी अक्टूबर के महीने में ही पड़ता है। इन सब बातों को अगर जोड़ के देखा जाए तो पता लगता है कि बच्चों के खोने की इन घटनाओं का साल के खत्म होने तक एकदम से बढ़ जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत गहरा और बड़ा राज छुपा है। सितंबर अक्टूबर महीने तक दिन छोटे होने लगते हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है और ऐसे में बच्चों को गायब करना और आसान हो जाता है। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूं। अपनी रिसर्च के दौरान मुझे एक और बहुत अजीब चीज पता चली, बल्कि ये अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। हमारे यहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे दूसरी दुनिया के एलियंस जंगलों में हमारे लोगों को खा रहे हैं। जाहिर है वो आर्टिकल देखते ही मेरे कान खड़े हो गए। न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर जॉन ग्रीनवर्ल्ड की रिसर्च के ऊपर छपा था। 1996 में जब जॉन ग्रीनवर्ल्ड सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने ब्लैक वॉल्ट नाम की एक वेबसाइट शुरू की थी जिसमें उन्होंने सरकार के झूठ और उनके दावों की पोल खोलने के लिए फैक्ट्स डालने शुरू किए थे। जॉन ने अमेरिका के राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इन 25 सालों में 15 लाख डॉक्यूमेंट्स सरकार से हासिल किए हैं और उनकी वेबसाइट आज दुनिया की एक लौती ऐसी वेबसाइट है जिस पर अमेरिकन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑपरेशंस से जुड़े सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एक बात ऐसी लिखी थी जिसे पढ़ के मुझे बहुत हैरानी हुई। असल में उससे कुछ दिन पहले ही जॉन ने अमेरिकन फॉरेस्ट सर्विसेज में एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट डाली थी। अमेरिका में पड़ने वाले सारे 154 जंगल फॉरेस्ट सर्विसेज के अंडर ही आते हैं। उस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट में उन्होंने सिर्फ यूएफओस के केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी और कुछ ही दिनों बाद जॉन को फॉरेस्ट सर्विसेज की तरफ से 9 पेजेस की रिपोर्ट मिल गई जिनमें कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। उन्हीं में से एक फोटो थी एक यूएफओ की, जो कि वहीं एक जंगल में ही एक झील के पास खींची गई थी। जिस आदमी ने वो फोटो ली थी उसने उस रिपोर्ट में बताया था कि वो तो वहां झील के पास
अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने आया था और तभी उनकी नजर उस बहुत ही बड़े यूएफओ के ऊपर पड़ी जो कि बिल्कुल उनके पास हवा में उड़ रहा था। लेकिन इतना पास होने के बाद भी उसमें से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि उनको तो पता भी नहीं था कि वो यूएफओ कितनी देर से उनके ऊपर मंडरा रहा है। उनकी तो बस अचानक से उसके ऊपर नजर पड़ी तो उनको वो दिख गया। वो धीरे धीरे उसके पास गए और ठीक उसके नीचे से उसकी एक फोटो ले ली। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं थी। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा अजीब बात जो बताई गई थी वो थी एक फॉरेस्ट रेंजर को आई एक फोन कॉल के बारे में। ये 20 दिसंबर 2013 की बात है। टोरंटो नेशनल पार्क नाम के एक जंगल में काम करने वाले एक फॉरेस्ट रेंजर को एक दिन उसके ऑफिस में एक कॉल आई। सामने वाले आदमी ने बताया कि उसकी उम्र 60 साल है और वो नशे में नहीं है, ना ही वो ड्रग्स लेता है। कहने का मतलब कि वो बिल्कुल अपने होशो हवास में है। उसने बताया कि उस जंगल के नॉर्दर्न एरिया में सॉल्ट रिवर कैनियन पोस्ट पाइन नाम की एक जगह पर एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स मंगाई गई हैं, जहां पर मिलिट्री के लोगों के साथ साथ एलियंस मिलकर काम कर रहे हैं। वो एलियंस इंसानों को खाते हैं और उस जगह बहुत से लोगों की लाशें और कटे हुए सिर भी देखे जा सकते हैं। उसने बताया कि उसने वो सब चीजें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली हैं। उसने बताया कि उसने पुलिस को भी ये सारी बातें बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। उसके आगे क्या हुआ ये तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से तो फॉरेस्ट रेंजर ने उस आदमी की बात को सीरियसली ना लेते हुए उसको प्रैंक समझ के टाल दिया था, या फिर शायद उसके आगे की इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स उसको दिए ही नहीं गए थे। लेकिन जंगल में मिलिट्री बेस देखे जाने का यह कोई अकेला केस नहीं था। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि जंगलों के अंदर मिलिट्री और एलियंस के सीक्रेट बेस हैं। इन्हीं में से एक था स्कॉट हैकमैन नाम का एक आदमी। यह भी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर है जो खासकर यूएफओस और सीक्रेट बेसिस के ऊपर ही रिसर्च करता है। इसने बताया कि जंगलों में यूएफओस देखने के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट से जुड़े हैं। बताते हैं कि एलियंस का सबसे बड़ा बेस इन्हीं जंगलों में है और इसी जंगल में ही हर साल सैकड़ों लोग गायब होते हैं। उसने बताया कि एक दिन ऐसे ही वो इन यूएफओस को फॉलो करता हुआ जंगल के बहुत अंदर एक इलाके में पहुंच गया था। उस जगह वो यूएफओ बहुत ही नीचे उड़ रहे थे और हर 2 मिनट में वहां एक नया यूएफओ आ रहा था। शायद वहां पे किसी तरह की कोई प्रैक्टिस चल रही थी, क्योंकि उसमें यूएफओस के अलावा मिलिट्री के प्लेन्स भी शामिल थे। वो उन सबको बिल्कुल छुप छुप के देख रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उन लोगों को उसके बारे में पता चल जा रहा था, क्योंकि वो जैसे ही उनकी अच्छे से फोटो लेने के लिए अपनी पोजीशन चेंज करता तो वो यूएफओ भी वहां से दूर चले जाते। जिस इलाके की ये बात है उस जगह के बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि बहुत से लोग अजीब अजीब तरीकों से उस इलाके से गायब होते जा रहे हैं। वहां ना जाने कितनी ऐसी कार्स मिलती हैं जो अंदर से तो लॉक्ड होती हैं, लेकिन उनको चलाने वाला गायब हो जाता है। यहां तक कि उनका सामान, उनके पैसे, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ कार के अंदर ही मिलते हैं। ऐसा ही एक केस था डेविन विलियम्स नाम के एक ट्रक ड्राइवर का। इस केस ने तो वहां की लोकल पुलिस को भी परेशान करके रख दिया था। तो हुआ ऐसा था कि डेविन नाम का ये ट्रक ड्राइवर एक 18 व्हीलर ट्रक चलाया करता था। तो एक दिन वो अपने फुली लोडेड ट्रक को लेकर उस जंगल के सामने वाले हाईवे से जा रहा था, लेकिन वहां से जाते जाते उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना ट्रक घुमाया और सीधा जंगल के अंदर ले गया, जबकि जंगल के अंदर से उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं था।
शॉर्टकट तो क्या, उस जंगल के अंदर तो ट्रक चलाने का ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था। वहां सिर्फ पैदल लोगों के लिए ही रास्ता था। उसके ट्रक के अंदर एक जीपीएस लगा था। तो जब उसकी कंपनी ने उसके जीपीएस को रास्ते से भटकते हुए देखा तो उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जंगल के पेड़ों और झाड़ियों के बीच वो जितनी दूर अपना ट्रक ले जा सकता था उतनी दूर ट्रक लेकर गया, वो भी फुल स्पीड में। इस बीच कुछ कैंपर्स जो कि एक जगह कैंपिंग कर रहे थे, वो भी उसके ट्रक के नीचे आते आते बचे थे। उन्होंने बताया कि वो ट्रक ड्राइवर ऐसे ट्रक चला रहा था जैसे नींद में चला रहा हो। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, ना ही उसने एक बार भी ट्रक रोक के उनसे पूछने की कोशिश की कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। वो बस बीच जंगल में ट्रक भगाता चला गया और फिर आगे जाके एक जगह रास्ता ना होने की वजह से उसका ट्रक रुक गया। तो वो ट्रक से उतरा और फिर जंगल के अंदर चला गया। उसके बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। बाद में इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों ने जो कि जंगल के अंदर हाइकिंग के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने उसको जंगल के बीच ट्रक रोकते हुए देखा था। उन्होंने उससे पूछा भी कि तुम ट्रक यहां क्यों लेकर आए हो? तो उस ड्राइवर ने ट्रक की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं नहीं लाया, वो लेकर आए हैं। लेकिन ट्रक में तो उसके अलावा और कोई नहीं था। तो वो किन लोगों की बात कर रहा था? साथ ही उन लोगों ने बताया कि उन्होंने उसको एक पेड़ से भी बातें करते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है। और फिर वो गायब हो गया। जंगल में उसके गायब होने का एक निशान तक नहीं मिला था, ना ही उस ट्रक में उसके अलावा किसी और के होने का कोई सबूत मिला था। वो शादीशुदा आदमी था और उसके घर वालों ने बताया कि वो बहुत खुश रहता था, तो ये सुसाइड केस भी नहीं हो सकता था। जिस कंपनी के लिए वो काम करता था, उन्होंने भी बताया कि वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर था और उसके इस तरह की हरकत करने का सवाल ही नहीं उठता। उसके अचानक ऐसी हरकत करने का कोई कारण नहीं था। फिर अगले दिन सर्च ऑपरेशन के दौरान जब कुत्तों को उसको ढूंढने के लिए लगाया गया तो उनको जंगल में उसकी गंध मिली ही नहीं, जैसे कि वो वहां कभी आया ही ना हो। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस ट्रक को वो खुद वहां चला के लाया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया और वो कहां गायब हो गया। फिर 2 साल बाद मॉगलोन रिम नाम की एक जगह पर, जो कि उस जगह से थोड़ी ही दूर थी जहां उसने अपना ट्रक रोका था, वहां उसके सिर की खोपड़ी बरामद की गई। लेकिन बाकी की बॉडी नहीं मिली थी, जो कि नॉर्मल था। शायद जंगल के किसी जानवर ने उसकी लाश को नोच दिया होगा। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, उसने ऐसी हरकत की क्यों? ट्रक को जंगल के बीच ले जाना और फिर वहां से गायब हो जाना, यह सब बहुत अजीब था। फिर साल 2014 में एक और ऐसे ही केस का मुझे पता चला। इसी सेम जंगल के पीछे वाले एक कच्चे रास्ते पर एक कार खड़ी हुई पाई गई। कार अंदर से लॉक थी और उसके अंदर एक पेपर रखा था जिसके ऊपर लिखा था कि इस कार का मालिक अभी हाइकिंग के लिए गया है और कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाएगा। लेकिन कार का मालिक कभी वापस नहीं आया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो एक 56 साल के आदमी पॉल टॉम्सो की कार थी। उस आदमी का एक काफी बड़ा बिजनेस था और 18 फरवरी को हमेशा की तरह अपने घर से ये कहकर निकला था कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। लेकिन 12 मार्च यानी कि 3 हफ्ते बाद न्यूज़पेपर्स में खबर छपी कि वो आदमी अभी तक वापस नहीं आया है। कई दिनों तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन वो नहीं मिला। उसके भाई ने बताया कि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर है और पहले भी ना जाने कितनी बार वो इस जंगल में हाइकिंग के लिए आ चुका था। 56 की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट था, ना ही उसको कोई बीमारी थी। उसके घर वालों ने बताया
कि उसको हाइकिंग पर जाना इतना पसंद था कि उसने अपना घर भी उस जंगल के पास में ही खरीदा था। सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स ने बताया कि उन्होंने कई टीम्स बना के उसको पूरे जंगल में ढूंढा, यहां तक कि एयरक्राफ्ट की भी मदद ली गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके घर वालों ने बताया कि उसके पास एक इमरजेंसी जीपीएस लोकेटर भी था और एक सैटेलाइट फोन भी था, जिससे कि वो अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे तो आसानी से हमसे कांटेक्ट कर सके। लेकिन ना तो उसके उस जीपीएस लोकेटर का कुछ पता चला और ना ही उसके सैटेलाइट फोन का। खोजी कुत्ते भी उसकी गंध नहीं ढूंढ सके। ऐसा ही एक और केस मई 1999 में आया। नेवी से रिटायर्ड 32 साल का एक लड़का इसी जंगल के पास एक जगह पर अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए उसको रोज दवाई लेनी होती थी। वो वैसे तो कई बार उस जंगल में हाइकिंग के लिए जा चुका था, लेकिन वो कभी भी अकेला नहीं जाता था, हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही जाता था। लेकिन एक दिन उसे पता नहीं क्या सूझा, सुबह सुबह वो बिना बताए जंगल में हाइकिंग के लिए पहुंच गया और वहां से गायब हो गया। उसके घर वालों को तो पता भी नहीं था कि वो जंगल में गया है। वो तो कुछ दिनों बाद जंगल में एक आदमी को उसका वॉलेट एक जगह पड़ा हुआ मिला, तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे उनसे पता चला कि ये तो उसी आदमी का वॉलेट है जो कुछ दिनों पहले अपने घर से गया था। जिस जगह उसका वॉलेट मिला था उस पूरे इलाके को बहुत अच्छे से ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो जंगल में आया क्यों? क्योंकि अगर वो हाइकिंग के लिए आया था तो अपने साथ कोई इक्विपमेंट क्यों नहीं लेकर आया? उसके घर वालों ने बताया था कि वो सुबह सुबह किसी को बिना बताए खाली हाथ अपने घर से निकल गया था, लेकिन उसके बाद वो कहां गया किसी को नहीं पता। इस तरह के और भी यहां ना जाने कितने केसेस हो चुके हैं जिनमें खोने वालों का कुछ पता नहीं चल सका। खैर, अब मैं आपको एक और केस के बारे में बताता हूं, लेकिन ये केस अमेरिका का नहीं है, ये इंग्लैंड में हुआ था। 1 दिसंबर 1997 फिलिप स्पेंसर नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर नेशनल पार्क नाम के एक जंगल में एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। उसने अपने साथ एक कैमरा भी लिया हुआ था। दरअसल वो उस जंगल के पास ही रहता था और पिछले कई दिनों से वो जंगल के अंदर अजीब अजीब तरह की लाइट्स को और यूएफओस को देख रहा था। तो उस दिन ये सोच के कि वो अंधेरे में उन लाइट्स और यूएफओस की कुछ फोटो ले लेगा, वो सुबह सुबह जंगल के अंदर चला गया। जंगल में अंधेरा था और बहुत ज्यादा ओस भी पड़ रही थी। उसको लग नहीं रहा था कि वो उन रहस्यमयी लाइट्स की फोटो ले सकेगा, लेकिन उसने बताया कि वो जंगल में थोड़ी दूरी गया था कि तभी उसको अपने सामने कुछ दूर एक बहुत ही अजीब सी चीज खड़ी दिखाई दी। वो छोटे से कद का इंसान जैसा लग रहा था। उसने उसी वक्त अपना कैमरा निकाला और उस एलियन की एक फोटो खींच ली। उसकी खींची गई वो फोटो आगे चलकर आज तक के इतिहास में एलियंस की फोटो का एक सबसे बड़ा सबूत साबित होने वाली थी। हालांकि वो फोटो ज्यादा क्लियर नहीं थी क्योंकि उन दिनों कैमरे इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन फोटो में एक इंसान जैसी अजीब सी शेप को खड़े साफ देखा जा सकता था। स्पेंसर ने बताया कि फोटो लेने के बाद वो उस चीज के पीछे भी भाग के गया, लेकिन तब तक वो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर चला गया था और इससे पहले कि वो उसके एयरक्राफ्ट की कोई फोटो ले पाता वो वहां से उड़ गया। जाहिर है जब ये बात इलाके में फैली तो ज्यादातर लोगों ने उसकी बात को अफवाह समझ के टाल दिया, लेकिन वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। अपनी खींची वो फोटो भी उसने यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स को दान कर दी। उस फोटो को इंग्लैंड की सबसे एडवांस्ड कोडैक लैबोरेटरीज में भी भेजा गया, ये देखने के लिए कि वो फोटो मैनिपुलेटेड तो नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं था। जांच में पता चला कि फोटो के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। फोटो बिल्कुल रियल थी। लेकिन इस पूरी बात में सिर्फ एक पेंच फंसा था। वो ये कि उसने बताया था कि वो जंगल में सुबह सुबह गया था जब वहां अंधेरा था, लेकिन उन फोटोज के हिसाब से वहां अंधेरा नहीं था। वो दिन में ली गई फोटो लग रही थी। यहां तक कि वो फोटो खींचने के बाद जब वो अपने घर वापस गया तो उसने देखा कि घर की घड़ी 1 घंटा आगे थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? घड़ी तो आगे नहीं हो सकती थी। इसका मतलब वो खुद ही 1 घंटा लेट था। लेकिन कैसे? उसको तो कुछ याद ही नहीं था कि वो 1 घंटे के लिए कहां गया था। उसके हिसाब से तो वो जंगल में गया, फोटो खींची और वहां से वापस आ गया। जाहिर है कुछ तो ऐसा था जो उसको याद नहीं था। इस बात के पूरे पूरे चांसेस थे कि उन एलियंस ने उसे किडनैप करके 1 घंटे के लिए अपने साथ रखा हो। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि वो जंगल में अपना कंपास लेकर गया था, जिससे कि वो अंधेरे में रास्ता ना भूले। और थोड़ी दूर जाते ही उसको वो एलियन दिखाई दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस एलियन को देखकर उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि वो तो उसी वक्त उसके पीछे भागने लगा उसकी फोटो खींचने के लिए। लेकिन तब तक वो एयरक्राफ्ट में वहां से उड़ गया था। उसके बाद वो कुछ देर तक वहां रुका भी, ये सोच के कि शायद वो एयरक्राफ्ट वहां वापस आए। लेकिन वो वापस नहीं आए। जो फोटो उसने ली थी उसको बहुत से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने भी एनालाइज किया, ये जानने के लिए कि कहीं वो किसी तरह का कोई जानवर तो नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, वो किसी जानवर की फोटो नहीं थी। लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। इस घटना के बाद से उस पुलिस वाले को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है, हवा में उड़ रहा है। तो इसके बाद उसने एक हिप्नोटिक थेरेपी सेशन लेने का फैसला किया, यह पता करने के लिए कि उसके साथ उस दिन असल में हुआ क्या था। उसका हिप्नोटिक सेशन वहां के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर जिम सिंगलटन ने लिया था। हिप्नोटिक सेशन में उसने बताया, मैं जंगल में जा रहा हूं, अंधेरे में, वहां हल्की हल्की हवा चल रही है, मैं चलता हुआ ऊपर पेड़ों के पास जा रहा हूं। आगे मुझे वो खड़ा दिखाई दे रहा है, हरे रंग का, और वो मेरी तरफ आ रहा है। ओह, मैं फंस गया हूं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं, सब कुछ धुंधला हो रहा है, मैं हवा में उड़ रहा हूं, प्लीज मुझे नीचे उतारो। वो हरा आदमी मेरे सामने नीचे खड़ा है, वो मुझे नीचे खींच रहा है। सामने एक बड़ा सा प्लेन खड़ा है, उसमें एक दरवाजा है, मुझे उसके अंदर नहीं जाना। चारों तरफ अंधेरा छा गया है, मैं एक अजीब से कमरे में हूं, कोई मेरे कानों में कह रहा है, डरो मत। अब मुझे यहां डर नहीं लग रहा, लेकिन मेरी नाक बहने लगी है। सामने एक बहुत बड़ी बीम है जो ऊपर जा रही है। वो हरा आदमी मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस बीम के अंदर ले जा रहा है। ओह गॉड, मुझे उसके अंदर नहीं जाना, मुझे ऊपर नहीं जाना। अब मैं एक बहुत बड़े गोल रूम में हूं, मुझे यहां बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहां रुकना नहीं चाहता, मुझे मेरे घर जाना है। इसके हाथ कितने बड़े हैं और ये कितना चमकदार है। उनमें से 2 हरे आदमी मेरे साथ आए हैं। मुझे सामने दीवार पर तरह तरह की फोटो दिख रही हैं, हर तरफ तबाही है, लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे ये देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये मुझे कोई और फिल्म दिखा रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे बोला है कि इसके बारे में मैं किसी को ना बताऊं। अब फिर से अंधेरा छा गया है, मैं उसी जंगल में पहुंच गया हूं। मुझे सामने वही अजीब सा हरा आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो तेजी से वहां से जा रहा है। मैं जल्दी से इसकी फोटो खींच लेता हूं। मैं उसके पीछे भाग रहा हूं।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले लंबे कान हैं, इसकी नाक नहीं है और इसके हाथ बहुत लंबे हैं जिनमें 3 उंगलियां हैं। इसके पैर भी बहुत अजीब से हैं। इसके पैरों में सिर्फ 2 उंगलियां हैं, वी शेप में। ये चल कैसे पा रहा है? वो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर चला गया है और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। इस पूरे सेशन के बाद ये पता चला कि वो फोटो जो उसने खींची थी वो असल में उस एयरक्राफ्ट से वापस आने के बाद खींची थी और फोटो में वो एलियन असल में उसको हाथ हिला के बाय कर रहा था। वो एलियन उसको अपने एयरक्राफ्ट में लेकर गए थे जहां उन्होंने उसको अपना पूरा एयरक्राफ्ट दिखाया। उसके बाद वो उसको अपने ऑर्बिट में भी लेकर गए जहां उन्होंने उसको 2 वीडियो दिखाए। पहला वीडियो था आने वाले वक्त में धरती पर होने वाली एक बहुत बड़ी त्रासदी का, मतलब कि कुछ बहुत बुरा। जबकि दूसरे वीडियो में उसने क्या देखा उसने किसी को नहीं बताया, हिप्नोटिक सेशन में भी नहीं बताया, क्योंकि एलियंस ने उसको इस बारे में किसी को भी बताने को मना किया था। पता नहीं दूसरे वीडियो में उसको ऐसा क्या दिखाया गया था। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने भी उस पुलिस वाले के ऊपर रिसर्च करी, ये पता करने के लिए कि कहीं वो ये सब कुछ खुद से तो नहीं बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी रिसर्चर्स में यही बात निकली कि वो सच बोल रहा था। उसकी बातों में कोई विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। ना ही उसने इस सब से किसी तरह की कोई पब्लिसिटी या पैसा हासिल करने की कोशिश की। वो फोटो भी उसने फ्री में ही इन्वेस्टिगेटर्स को दे दी थी, जिससे ये बात और पक्की होती थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो फोटो रियल थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसने किसी मैनेक्विन यानी किसी पुतले को वहां ले जाके उसकी फोटो खींची हो खलबली मचाने के मकसद से। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करता? एक समझदार रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इस तरह की हरकत क्यों करेगा, जबकि उसको पता था कि इन्वेस्टिगेशन में अगर उसकी बात झूठी साबित हो गई तो उसकी पूरी इज्जत और रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। कहने का मतलब कि ऐसी कोई भी थ्योरी जो ये साबित कर सके कि वो झूठ बोल रहा था, वो इस केस में फिट नहीं बैठ रही थी, जिसका सिर्फ एक मतलब था कि वो सच बोल रहा था। बहुत से न्यूज़पेपर्स ने भी उसकी बात को झूठा ठहराने की कोशिश की, कई तरह की बातें करके, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में उन सबके दावे झूठे साबित हो रहे थे, जो कि एक और सवाल पैदा कर रहे थे कि न्यूज़पेपर्स क्यों उसको झूठा साबित करने को तुले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मीडिया नहीं चाहता था कि लोग उसकी बात पर यकीन करें। पुलिस वाले ने बताया कि इस इंसिडेंट के करीब 5 दिन बाद एक दिन जब वो अपने घर पे था तो किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर काले सूट्स पहने 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आए हैं और उनको उससे कुछ पूछताछ करनी है, लेकिन उसने तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। इनफैक्ट तब तक उसने ये बात सिर्फ अपने 3 खास जानने वालों को ही बताई थी, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। लेकिन उन दोनों ब्लैक सूट्स वाले आदमियों को तो जैसे सब कुछ पता था। उसने उन दोनों को अपने घर के अंदर बुलाया तो उनमें से एक ने उससे पूछा कि ये हीटर कैसे काम करता है। उसके कमरे में एक नॉर्मल रूम हीटर लगा था। पुलिस वाले ने बताया कि उसको बहुत हैरानी हुई कि वो आदमी उससे हीटर के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि हीटर के बारे में तो बच्चे भी जानते हैं। खैर, उसने उनको उस दिन की सारी बात बता दी, लेकिन उन दोनों को तो जैसे सब कुछ पहले से पता था। लेकिन जब उसने उनको उस फोटो के बारे में बताया तो उन दोनों को बहुत हैरानी हुई। उनको सब कुछ पता था सिवाय उस फोटो के, और जैसे ही उनको फोटो के बारे में पता चला वो उससे वो फोटो मांगने लगे। तो उसने कहा कि वो फोटो अभी उसके पास नहीं है, उसने अपने किसी दोस्त को दे दी है। और बस इतना कहते ही उन दोनों को जैसे
उससे बात करने का पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। वो उठे और उसी वक्त वहां से चले गए। उनके जाने के बाद इस पुलिस वाले ने अपने एक फ्रेंड को, जो कि इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसको ये सारी बात बताई। तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कांटेक्ट किया और उन दोनों आदमियों के नाम बताए जो उन्होंने उसे बताए थे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि इस नाम से तो वहां कोई भी नहीं है। तो वो आदमी कौन थे जो उससे पूछताछ करने आए थे? कुछ टाइम बाद जब ये केस हाईलाइट होने लगा तो पता चला कि कुछ साल पहले भी उसी जंगल में एक और आदमी की लाश पाई गई थी। 56 साल का टॉड एडम्स की अपने घर से 20 किलोमीटर दूर उस जंगल में कोयलों के ऊपर पड़ा मिला था। वो मर चुका था। उसकी लाश के पैरों में जूते नहीं थे और उसकी शर्ट के बटन भी अजीब ही तरीके से ऊपर नीचे बंद हो रखे थे। उसकी बॉडी पर एक अजीब सा निशान बना था जिसके ऊपर किसी तरह की कोई दवाई लगाई गई थी। पोस्टमार्टम में उसकी मौत का कोई कारण नहीं पता चल सका। ना ही लेबोरेटरी के पैथोलॉजी एनालिसिस में उस दवाई के बारे में कुछ पता चला जो कि उसकी बॉडी पर लगाई गई थी। किसी को नहीं पता वो कैसे मरा और उसके ऊपर वो कौन सी दवाई लगाई गई थी। जो पुलिस वाला सबसे पहले उसकी लाश के पास पहुंचा था, उसने बताया कि उसके साथ भी वहां एक बहुत ही अजीब घटना हुई। उसने बताया कि कुछ अजीब से लोग एक बड़े से एयरक्राफ्ट में उसको वहां से लेकर गए थे, जहां छोटे छोटे बच्चों जितनी हाइट के रोबोट्स उसके आसपास घूम रहे थे और एक बड़ा सा दाढ़ी वाला आदमी सफेद कपड़े पहने वहां खड़ा था। इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं था। लेकिन तब इन सब बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर कुछ साल बाद जब वो फोटो आई, तब जाके लोगों ने यह माना कि दूसरी दुनिया के लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन इन जंगलों से जरूर है।